इस पावन धरा पर मैं स्वागत करूंगा दिल्ली विश्वविद्यालय के माननीय वाइस चांसलर महोदय का। मैं स्वागत करूंगा श्री युवराज मलिक जी का। मैं स्वागत करूंगा श्री अजय सूरी जी का। मैं सभी माननीय अतिथियों से निवेदन करूंगा कि अब हम सब अब आगे बढ़ेंगे कार्यक्रम की ओर और निवेदन करूंगा राष्ट्रगान के लिए हम सब अपने स्थान से खड़े होंगे। राष्ट्रगान के बाद डीएवी गान और दिल्ली विश्वविद्यालय कुल गीत। सदय ज्ञान प्रदायिनी ज्योतिर्मय हो चहुद शुद्ध घोष भय डीएवी जय जय डीएवी जय जय प्रबल प्रवाहमयी नित नूतन जीवन दायिनी सदा सनातन वेद प्रणीता परम पुनीता ये धारा अक्षय डीएवी जय जय डीएवी जय जय दयानंद से प्रेम भक्ति ले हंस राज से त्याग शक्ति ले धर्म भक्ति का राष्ट्र शक्ति का हो दिन मान उदय डीएवी जय 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 सुख समृद्धि सुखी लहरे प्रेम शांति इसके तट ठहरे सघन शांति में प्रबल कांति में लिए अटल निश्चय डीएवी जय जय डीएवी जय जय जयति जय जय जयति जय जय ज्ञान का लोक अनुपम श्रेष्ठ सुंदर दिव्य दिल्ली विश्वविद्यालय विहंगम जयति जय जय जयति जय जय ज्ञान का लोक अनुपम वसुधा निज कुटुंब की भावना संस्कृति सनातन आधुनिक शिक्षा पुरातन ज्ञान धाराओं का संगम देश की स्वाधीनता भूमिका शत कोटि वंदन इष्ट कृति सत्यम के मंगल दिव्य भावों का समागम जयति महाविद्यालयों के परिसरों से चिर सुशोभित भ्रष्ट गुरुजन कर रहे न छात्र और छात्राएं दीक्षित सत्चरित्राचार पावन प्रार्थना संकल्प संयम नव
ज्ञानकारोक उद्गम जयति जय जय जयति जय जय ज्ञानकारोक अनुपम श्रेष्ठ सुंदर दिव्य दिव्य विश्वविद्यालय विहंगम जयति जय जय जयति जय जय ज्ञानकारोक अनुपम ज्ञानकारोक अनुपम ज्ञानकारोक अनुपम। श्रेष्ठ सुंदर दिल्ली विश्वविद्यालय विहंगम। करतल ध्वनि के साथ अभिनंदन करें हंसराज कॉलेज की स्वरांजलि समिति का। आज ये बहुत ही महनीय अवसर है जब भारत के माननीय रक्षा मंत्री महोदय का पावन सानिध्य हंसराज कॉलेज को प्राप्त हो रहा है। निश्चित रूप से हंसराज कॉलेज के 75 वर्षों के इतिहास में ये बहुत ही गर्व का विषय है। मैं बहुत ही सम्मान के साथ अपने माननीय मुख्य अतिथि महोदय तथा अन्य सभी अतिथियों से निवेदन करूंगा कि दीप प्रज्वलन करके औपचारिक रूप से कार्यक्रम का शुभारंभ करें। हम सब करतल ध्वनि के माध्यम से इस प्रक्रिया में शामिल रहेंगे। करतल ध्वनि के साथ हम सब अभिनंदन करेंगे माननीय रक्षा मंत्री महोदय का। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसराज कॉलेज का जब अमृत वर्ष शुरू हुआ तो हम सब का एक सपना था कि भारत के माननीय रक्षा मंत्री जी एक बार हंसराज कॉलेज पधारें। लगातार प्रयास जारी रहा और वो पंक्ति है ना कि हमने भी देखने की हद कर दी, वो भी तस्वीर से निकल आया। अंततः हमारी गुजारिश मानकर, हमारा निवेदन मानकर माननीय रक्षा मंत्री महोदय जी ने हमें समय दिया। सबकी ये इच्छा थी, दिल से निकलने वाली एक इच्छा थी कि सर को सुनने का हम सबको सौभाग्य प्राप्त हो। मैं हंसराज कॉलेज की यशस्वी प्राचार्य प्रोफेसर रमा मैम और दिल्ली विश्वविद्यालय के माननीय वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह सर से निवेदन करता हूं कि माननीय रक्षा मंत्री महोदय का स्वागत करें, अभिनंदन करें। हंसराज कॉलेज का स्मृति चिन्ह, पौधा और अंगवस्त्र भेंट करके साथ में कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल अलका कक्कर जी, विशिष्ट अतिथि युवराज मलिक जी, आप भी इस प्रक्रिया में सम्मिलित हों। हंसराज कॉलेज ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अनवरत एक प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है और आज शिक्षक दिवस के अवसर पर इससे शुभ अवसर क्या हो सकता है कि शिक्षक के रूप में अपने जीवन की शुरुआत करने वाले माननीय राजनाथ सिंह जी हमारे मुख्य अतिथि हैं। भौतिक विज्ञान के आप शिक्षक रहे, एक किसान परिवार में आपका जन्म हुआ, वहां से यात्रा शुरू करते हुए एक मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, ऐसे भारत के सर्वश्रेष्ठ पदों को आपने, या मैं ये कहूं कि पद आपको पाकर के स्वयं सुशोभित हो गए। एक बार ऐसी करतल ध्वनि बजाएं, जोरदार तालियां बजाएं कि पूरी दिल्ली गुंजायमान हो जाए कि आज माननीय हंसराज कॉलेज में उपस्थित है। अपने तमाम व्यस्ततम दिनचर्या के बावजूद आपका हमें सौभाग्य मिला है। समाया है न जाने किस सुरीले साज का जादू, हजारों खुशबुआ लाया नई परवाज का जादू, लहर सी क्यों उठा देता है पल में तेरी आवाज का जादू।
तेरे अंदाज का जादू। आज ऐसी ही एक सुरीली आवाज भारतीय राजनीति की हमारे मध्य है। आपका पुनः स्वागत है, पुनः अभिनंदन है। मैं हंसराज कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर रमा मैम से निवेदन करूंगा कि आप माननीय वाइस चांसलर महोदय का स्वागत करें, अभिनंदन करें। साथ में डीएवी प्रबंधकर्त्री समिति से श्रीमान अजय सूरी जी, कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल अलका कक्कर जी और विशिष्ट अतिथि श्रीमान युवराज मलिक जी भी स्वागत की इस प्रक्रिया में सम्मिलित हों। दिल्ली विश्वविद्यालय के माननीय वाइस चांसलर महोदय के लिए एक बार जोरदार तालियां, जिन्होंने एक नया जीवन दिल्ली विश्वविद्यालय को दिया। 3000 से अधिक अस्थायी नियुक्तियां, और आप जब से वाइस चांसलर बने हैं हर चेहरा खुशहाल है, हर कोई मुस्कुरा रहा है। जैसे आप देख रहे होंगे सदैव मुस्कुराते रहते हैं वो। तो एक बार जोरदार तालियां, कम से कम वाइस चांसलर ऑफिस तक जरूर आवाज जानी चाहिए। हमेशा आपका पावन सानिध्य गुंजायमान करता है। श्रीमान अजय सूरी जी, आप डीएवी प्रबंधकर्त्री समिति के महासचिव हैं। मैं निवेदन करूंगा प्रोफेसर रमा मैम से और अलका कक्कर मैम से कि आप उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। डीएवी एक अनुशासन की परंपरा, डीएवी एक शिक्षा की परंपरा, डीएवी ने समाज सुधार की क्रांति पूरे देश भर में फैलाई, उसमें माननीय अजय सूरी जी का एक विशेष योगदान है। इसलिए डीएवी के लिए एक जोरदार तालियां बनती हैं। जबकि भारतीय संस्कृति, भारतीय मूल्य, भारतीय परंपरा, हमारे वेद पुराण की जब बात होगी, निश्चित रूप से डीएवी का नाम अग्रगण्य होगा। श्रीमान अजय सूरी जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे मध्य श्रीमान युवराज मलिक जी उपस्थित हैं। आप राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत सरकार के निदेशक हैं। एक बार जोरदार तालियां श्रीमान युवराज मलिक जी के लिए। मैं अलका कक्कर मैम से और इस कार्यक्रम की संयोजिका रोमिला जी से निवेदन करूंगा, साथ में श्रीमान विकास सिंह जी जो सह संयोजक हैं, कि आप आकर के युवराज मलिक जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। मैं निवेदन करूंगा अपने माननीय अतिथियों से। हंसराज कॉलेज के 75 वर्ष हो रहे हैं। इस वर्ष हमने प्रयास किया कि अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से इस 75वें वर्ष को विशेष बनाया जाए। तो इन 75 वर्षों में हमने क्या कुछ करने का प्रयास किया है, इसकी एक पुस्तिका हमारे आज रिलीज होनी है। आज उस पुस्तिका का विमोचन होना है। मैं माननीय अतिथियों से निवेदन करूंगा कि इस पुस्तिका का विमोचन करें और करतल ध्वनि के माध्यम से हम सब इस प्रक्रिया में सम्मिलित हों। साथ में एक और पत्रिका का विमोचन होना है, और ये पत्रिका इसलिए विशेष है कि ये एक भौतिक विज्ञान की पत्रिका है जो वर्तमान भौतिकी की दुनिया में क्या चल रहा है इससे हमें अवगत कराती है। और जिनके हाथों में वो पुस्तिका है वो खुद एक विद्यार्थी भी भौतिक विज्ञान के रहे, प्रोफेसर भी भौतिक विज्ञान के रहे। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ इस प्रक्रिया में हम सब सम्मिलित हों। हम एक ऐसे दौर में हैं जहां अभी चंद्रयान की कामयाबी हमने देखी, माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में कैसे भारत नई उपलब्धियों को हासिल कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ इन उपलब्धियों के साथ ये समय है एक ऐसे मूल्यांकन का कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा कहां पर है। दुष्यंत कुमार जी लिखते हैं कि चांद कदमों में है और हम आसमान तक पहुंचे, देखना यह है कि इंसान कहां तक पहुंचे। तो आज ये समय है कि उसका भी मूल्यांकन किया जाए। आज का जो विषय है महर्षि दयानंद जी की स्मृति में, उनकी 200वीं जयंती की स्मृति में, कि भारतीय ज्ञान परंपरा और वेदों में निहित श्रेष्ठतम जीवन मूल्य। इस कड़ी में मैं निवेदन करूंगा श्रीमान अजय सूरी जी से, आप महासचिव हैं डीएवी मैनेजमेंट कमेटी के, आपको निवेदन करूंगा आप मंच पर आएं और स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। जोरदार तालियों के साथ माननीय अजय जी का स्वागत करें। नमस्कार, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। और आज जो ये हम महर्षि दयानंद स्मृति
व्याख्यान माला की ये जो परंपरा हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू करी। अभी रिसेंटली इंदिरा गांधी स्टेडियम में महर्षि दयानंद के 200वें साल जन्म तिथि के पूर्ण होने आ रहे हैं। ही वॉज बॉर्न इन 1824। तो यही विचार किया गया कि ये एक साल उनके जीवन के जो उन्होंने भारतीय सोसाइटी को, भारतीय लोगों को अपना योगदान दिया, उसकी यादगार में सारा देश एक साल ये फंक्शंस डिफरेंट जगह पे करता रहे। और आर्य समाज की 150वीं वर्षगांठ पे के उपलक्ष्य में गृह मंत्री अमित शाह जी ने अभी पीछे तालकटोरा स्टेडियम में एक फंक्शन का उद्घाटन किया। उसी की श्रृंखला बढ़ाते हुए हंसराज कॉलेज में प्रोफेसर रमा जी ने ये एक इनिशिएटिव लिया और आज टीचर्स डे के दिन ये भी एक आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। उसी श्रृंखला को बढ़ाते हुए आज स्वामी दयानंद जी के जन्मदिन का उत्सव मना रहे हैं। इस उत्सव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं स्वागत करना चाहूँगा खासकर हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का, जिन्होंने इतने अपने व्यस्त जीवन से G20 चल रहा है एक तरफ, बाकी बातें तो आप सब लोग जानते ही हैं। डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री कोई छोटा कार्यालय तो है नहीं। एक बहुत ही इनके कंधों पे महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी आज के दिन है। आप सब जानते ही हैं हमारे बॉर्डर्स में कितनी उथल पुथल चल रही है दोनों तरफ। एक तरफ चाइना, एक तरफ पाकिस्तान, और बांग्लादेश के बॉर्डर में तो होता ही रहता है। पर हमें पूरा विश्वास है सर, आपके कंधे बहुत मजबूत हैं और आपका जो दृढ़ निश्चय है हमारे देश को एक नई दिशा देगा और हम वी लुक फॉरवर्ड टू इट सर। हमारे बीच में वाइस चांसलर श्री प्रोफेसर योगेश सिंह जी भी मौजूद हैं और मैं उनका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे कई फंक्शंस में प्रोफेसर योगेश सिंह जी ने तो मैं कहूँगा पिछले एक साल के अंदर एक रेवोल्यूशन क्रिएट कर दी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेजों में जिस तरह से पुराने केसेस टीचर्स के, प्रोफेसर्स के पेंडिंग पड़े हुए थे कई सालों पे, जिन पे कोई डिसीजन नहीं हुआ करते थे, इनकी लीडरशिप में बहुत ही एक प्रोग्रेसिव एटीट्यूड जो लिया है, सो आज के दिन सारी यूनिवर्सिटी इनकी तारीफ के पुल बांध रही है। और आई थिंक आप लोग टीचर्स कम्युनिटी तो खासकर इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। और हमारी प्रोफेसर डॉक्टर रमा जी एक बहुत ही डायनामिक और प्रोग्रेसिव प्रिंसिपल आप सबको मालूम ही है और आप सबके लीडर रही हैं। तो हमारे बीच में वेद युवराज मलिक जी भी आए हुए हैं, डायरेक्टर बुक ट्रस्ट से, एजुकेशन मिनिस्ट्री में। इनका भी बहुत बड़ा बुक लाइब्रेरी, बुक्स और बुक पब्लिकेशन में एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। इनका भी बहुत बहुत स्वागत। और आप सब लोग जो टीचर्स खासकर,
प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स आज यहाँ उपस्थित हैं, मैं उन सब का स्वागत करना चाहूँगा, क्योंकि आज आपका टीचर्स डे भी है और आज के दिन ही हमारे एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। एक तो हमारे लिए महत्वपूर्ण दिन है कि हमारे रक्षा मंत्री हमारे बीच में हैं, हमारे आज टीचर्स डे है, आज बर्थ डेट भी है आवर फॉर्मर प्रेसिडेंट राधा कृष्णन, a philosopher and guide of his contemporary time, and हम जो ये उत्सव मना रहे हैं, मैं भारत सरकार का भी बहुत आभारी हूँ जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और स्वामी दयानंद जी की कंट्रीब्यूशन को उन्होंने एक्नॉलेज किया, और जो ये आज के दिन स्वामी दयानंद जी और उनकी संस्थाएं जो उन्होंने शुरू करी, आर्य समाज, उसको आज भारत सरकार ने एक बहुत ही फॉर्मल रिकॉग्निशन देके और प्रधानमंत्री जी ने खुद उसको फंक्शन को इनॉग्रेट करके हम सब लोगों को एक दिशा दी है। और मैं सोचता हूँ कि ये एक स्पिरिचुअल विजनरी दिशा सारे देश को दी है, जो कि स्वामी दयानंद जी के विचार थे, उनको, जो कि आज उनके विचारों को सारे देश में बहुत ही हमें आगे बढ़ने के लिए, हमारी प्रोग्रेस के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। उसके बिना हम चाहे कितने भी साइंटिस्ट्स प्रोड्यूस कर लें, कितने भी इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर लें, कितने भी टेक्निकल एक्सपर्ट्स हम बना लें, पर जब तक जो हमारे स्वामी दयानंद जी की शिक्षा, जो उन्होंने हमें मॉरल वैल्यूज और कैरेक्टर बिल्डिंग, आज जो डीएवी की संस्थाएं आप देश में देख रहे हैं, महात्मा हंसराज कॉलेज, ये महात्मा हंसराज जी का ही तप, त्याग और श्रद्धा, और उस समय के लाला लाजपत राय, भाई परमानंद और कितने भी रेवोल्यूशनरीज उस समय डीएवी ने पैदा किए, उन सबका योगदान है हमारे स्वतंत्रता के युद्ध में। बहुत लंबी लिस्ट है, कहना बहुत मुश्किल होगा यहाँ पे, समय की वैसे भी पाबंदी है, और मैं इसलिए ज़्यादा ना कुछ कहते हुए यही कहूँगा कि डीएवी की संस्था इस समय हम पूरे देश में स्वामी जी की, जो उन्होंने हमें उस समय जब भारतवर्ष अंग्रेज़ों के राज्य से और उससे पहले गुलामी के दौर से गुजरा, इट इज़ नॉट ओनली ब्रिटिश एंड द मुगल्स, पर अगर आप उसके पीछे भी जाएं तो एक 100 साल से हम वी वर रूल्ड बाय टर्क्स एंड सो मेनी अदर dynasties, slave dynasties, all Mughal emperors, if you see a big list of so many years before, I think after the Ashoka the Great, and then there were infiltration had started creeping into our Hindu kingdoms. So उस समय स्वराज्य और स्वदेशी का नारा देना, बैक टू वेदास का नारा देना और लोगों को जागृत करना, वैदिक फिलॉसफी को बताना कि यही एक भारतवर्ष की ओरिजिनल वे टू लाइफ फिलॉसफी, रिलीजन फिलॉसफी तो है ही है, बट वेदास टीच यू हाउ टू लिव योर लाइफ, how to live a moral life, how to live a characterful life, and we must contribute our
might for the welfare of the society. आर्य समाज का ये एक शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक कंट्रीब्यूशन के लिए जो उनका नारा था, वो सारे देश में आज डीएवी इंस्टीट्यूशंस, हम जो आज almost 1,000 institutions, schools, colleges, technical colleges, all over the India, and जहाँ जहाँ नक्सलाइट्स एरियाज में भी, जहाँ पे कोई भी नहीं पहुँचता, वहाँ पे आज डीएवी पहुँचा हुआ है। और ये सब दयानंद जी की शिक्षा और देशभक्ति और प्रभु भक्ति, ये हमारा मोटो रहा है। और इसी को लेके मॉरल वैल्यूज, कैरेक्टर बिल्डिंग, जो हम आज भारत सरकार इन सब चीज़ों को समझ रही है और वो जानती है कि जब तक ये सब वैल्यूज नहीं बढ़ेंगी, देश की तरक्की कुछ मायने नहीं रखेगी। और हमें इस देश को आगे बढ़ाने के लिए ये सब चीज़ों की बहुत बहुत ज़रूरत है। मेरे पास समय बहुत कम है, मैं हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो आप यहाँ आए और आपने मुझे सुनने का मौका दिया। थैंक यू। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं सभी अतिथियों से निवेदन करूंगा, माननीय मुख्य अतिथि महोदय की व्यस्तता है, इसलिए समय का विशेष ध्यान रखें। हमारे मध्य हंसराज कॉलेज की यशस्वी प्राचार्य प्रोफेसर रमा मैम उपस्थित हैं, जो कुशल लेखिका हैं, पत्रकार हैं, हिंदी की प्रोफेसर हैं और समाज के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। हंसराज कॉलेज पहला ऐसा कॉलेज बना जिसके 80 से अधिक लगभग 90 शिक्षक तदर्थ से स्थायी हुए। दिल्ली विश्वविद्यालय को एक दिशा देता है, देश को एक दिशा देता है हंसराज। मैं आपको केदारनाथ अग्रवाल जी को की 2 पंक्तियों के साथ आमंत्रित करूंगा कि मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, लोहे जैसा चलते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसा चलते देखा। जोरदार तालियों के साथ रमा मैम का स्वागत करें, अभिनंदन करें और हम सब बधाई देते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर सर का आभार करते हैं कि आप पहली महिला प्रिंसिपल हैं सर, और दूसरा टर्म मैडम को कल ही मिला है, कल औपचारिक रूप से ये हमें सूचना मिली, इसलिए माननीय वाइस चांसलर सर का भी विशेष आभार, मैम का अभिनंदन। आपको मंच पर आमंत्रित। सादर नमस्ते। हंसराज कॉलेज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का सम्मानित मंच के आज हमारे मुख्य अतिथि, इस देश के रक्षा मंत्री, इस राष्ट्र को रक्षा के सूत्र में बांध कर रखने वाले हम सब के प्रेरक आदरणीय श्रद्धेय राजनाथ सिंह जी, दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह, डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी के जनरल सेक्रेटरी अजय सूरी जी, और आज हंसराज कॉलेज के साथ मिलकर जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित करने में मुख्य भूमिका अदा की, अर्थात नेशनल बुक ट्रस्ट के डायरेक्टर युवराज मलिक जी, सम्मानित मंच के सभी सदस्य और मेरे सामने बैठे हुए एलुमनी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, डीएवी, आर्य समाज, हंसराज कॉलेज का टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, इस राष्ट्र का भविष्य, युवा विद्यार्थियों, आज आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। समय कम है, काम बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस समय के बीच में जिस समय इस राष्ट्र के रक्षा मंत्री दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में आते हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन मुझे लगता है विधि का विधान हम 1 साल से कोशिश कर रहे थे, लेकिन ईश्वर का स्पष्ट संकेत था, जिस समय ऋषि देव दयानंद की 200वीं जयंती मनाई जाएगी, उस दिन राजनाथ जी हंसराज कॉलेज में आएंगे। सर, हंसराज कॉलेज आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। और मैं तो सोच रही थी कि देश के रक्षा मंत्री एक कॉलेज में जाना है, लेकिन आज सुबह मन ही मन उन्होंने सोचा होगा, रास्ते जितने कठिन हो मैं गुजर जाऊंगा, हार के हौसला बैठा तो मैं किधर जाऊंगा। सर, आपके हौसले को हंसराज कॉलेज का नतमस्तक है, क्योंकि मैं मानती हूं हंसराज कॉलेज 75 वर्षों की यात्रा पूरी कर चुका है, राष्ट्र 75 वर्षों की यात्रा पूरी कर चुका है, दिल्ली विश्वविद्यालय 100 वर्षों की यात्रा पूरी कर चुका है। हमने लंबी यात्राएं की हैं, बहुत कुछ अच्छा हुआ होगा, लेकिन अब तो राष्ट्र का एक ही मकसद है। इस राष्ट्र ने 2047 तक
विकसित भारत बनाना है। और विकसित भारत की जब हम बात करते हैं सर, हंसराज कॉलेज में इस समय हंसराज कॉलेज के सीनियर मोस्ट टीचर जो लगभग 40 वर्षों से इस कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, आदरणीय भारत भूषण जी हमारे बीच में हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रॉक्टर रजनी अब्बी जी हमारे बीच में हैं, और आदरणीय कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह जी। आज हम आपकी उपस्थिति में रक्षा मंत्री जी के सामने पूरा हंसराज कॉलेज इस सभागार में बैठकर संकल्प करता है कि विकसित भारत के लिए भविष्य की पीढ़ी हंसराज कॉलेज तैयार करेगा, क्योंकि हंसराज कॉलेज कहता है मेहनत से उठा हूं, मेहनत का दर्द जानता हूं, आसमान से ज्यादा जमी की कद्र जानता हूं। और जमी की बात हम तब करते हैं, हम सब ने चंद्रयान 3 का वो दृश्य देखा, उस दृश्य को कौन भूल सकता है। और आदरणीय राजनाथ जी दिल्ली विश्वविद्यालय में जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, वो दृश्य हमारे सामने घूम घूम कर जाता है। हमने संकल्प लिया है इस राष्ट्र के एक एक युवा का हम चरित्र बनाएंगे, हम चित्र की पूजा नहीं, क्योंकि डीएवी आर्य समाज चरित्र की पूजा करता है और आर्य समाज हमें सिखाता है। मान्यवर, जिस समय आर्य समाज के 10 नियम बन रहे थे, स्वामी दयानंद जो चाहते कर सकते थे, लेकिन उस समय एक नियम सबसे महत्वपूर्ण था कि संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, मानसिक और सामाजिक उन्नति की जो हम बात करते हैं, उसके लिए आर्य समाज के नियम को डीएवी और हंसराज कॉलेज चला रहा है। डीएवी जिसकी मान्यवर 1000 से ज्यादा संस्थाएं हैं, जिसकी अपनी यूनिवर्सिटी है, पूरी 1000 संस्थाओं के हमारे एक ही प्रधान हैं आदरणीय पूनम सूरी जी। उन सब के नेतृत्व में आज हम संकल्प लेते हैं, डीएवी और दिल्ली विश्वविद्यालय दोनों मिलकर हम इस राष्ट्र का न केवल निर्माण करेंगे, क्योंकि आज शिक्षक दिवस है। शिक्षक नाम है निर्माण करने का, शिक्षक नाम है त्याग का, शिक्षक नाम है समर्पण का। शिक्षक बटोरता नहीं है, शिक्षक समर्पित करता है। और हंसराज कॉलेज का एक एक शिक्षक सब कुछ अपना समर्पित करेगा। समय की कमी को देखते हुए केवल 2 पंक्तियों से अपनी बात समाप्त करना चाहूंगी। मान्यवर, क्यों इससे बेहतर, क्यों इससे बेहतर, क्यों उससे बेहतर, कब तक बनेगा, किस किस से बेहतर। तेरी मिसाल तू खुद है, खुद को बना ले खुद से बेहतर। हम सब खुद बनेंगे, क्योंकि आहुति बिना यज्ञ अधूरा रहता है। आओ, आहुति बिना यज्ञ अधूरा है, आओ फिर से दिया जलाएं, भारत को विकसित बनाएं, भारत को विकसित बनाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्राचार्य मैम का इस ओजस्वी और तेजस्वी व्याख्यान के लिए। हमारे मध्य दिल्ली विश्वविद्यालय के आदरणीय वाइस चांसलर सर उपस्थित हैं, जिनके लिए जितना कुछ कहा जाए कम है। फिर भी सर 2 पंक्तियां मैं जरूर कहूंगा कि कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है और सारे का सारा कैसे हो सकता है, कैसे किसी का प्यार हमें जिंदा रखता है, एक ही शख्स सहारा कैसे हो सकता है। जोरदार तालियों के साथ आदरणीय योगेश सर का अभिनंदन। नमस्कार। भारत के यशस्वी शिक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, आज के कार्यक्रम में आए श्री युवराज मलिक जी, श्री अजय सूरी, हंसराज कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर रमा, वाइस प्रिंसिपल मैडम अलका, डॉक्टर रोमिला रावत, और आज इस सभागार में बैठे हुए शिक्षक, प्राध्यापक और जो भारत की ये युवा पीढ़ी बैठी है, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। आज शिक्षक दिवस है, तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। आज का दिन तो प्रेरणा का दिन है, आज का दिन तो शिक्षकों के अभिमान का दिन है, मान का दिन है। उसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत बधाई। और हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि माननीय रक्षा मंत्री जी का आज आना हुआ, और आज आप देख रहे हैं उनकी सेहत बहुत अच्छी नहीं है, वायरल है, बैठने में भी तकलीफ है, लेकिन कमिटमेंट क्या होता है, अगर कहा है तो उसको कैसे पूरा करना है। और ये कमिटमेंट जो है ना, ये शिक्षकों को उनसे भी सीखना चाहिए, और हमको भी आदरणीय रक्षा मंत्री जैसा होना चाहिए। कितने सहज हैं, कितने सौम्य हैं और कितने गरिमामयी हैं भारत के रक्षा मंत्री, हैं कि नहीं हैं। जितनी बार भी मुझे इनसे मिलने का मौका मिला, बहुत प्रेरणा मिलती है, बहुत सीखने को मिलता है।
और मैं एक बार बहुत कहता हूँ, जो कि कुंवर बेचन साहब की लास्ट लाइन है कि बड़ा मुश्किल है दुनिया में बड़े होकर बड़ा रहना। तो उसके उदाहरण है कि कोई बड़ा होकर भी बड़ा रह सकता है। अगर आपको देखना है तो आप भारत के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी को देखिए कि बड़े होकर कैसे बड़ा रहा जाता है, ये हमको उनसे सीखना भी चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा था कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, माई लाइफ इज माई मैसेज। एक शिक्षक से मुख्यमंत्री, राजनाथ जी ने अपना कैरियर एक शिक्षक के रूप में शुरू किया, हमारी तरह शुरू किया जैसे हम सबका शुरू हुआ। वहां से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, गृह मंत्री भारत सरकार और रक्षा मंत्री भारत सरकार। यह जीवन एक श्रेष्ठतम मूल्यों का उदाहरण है। और अगर हंसराज कॉलेज ने तय किया कि आज का जो व्याख्यान है भारतीय ज्ञान परंपरा और वेदों में निहित श्रेष्ठतम जीवन मूल्य, इस पर यदि बात करनी है, व्याख्यान देना है, तो इनसे उपयुक्त कोई हो नहीं सकता कि जिन्होंने इसको प्रैक्टिस किया है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में आने के लिए आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हंसराज कॉलेज और रमा जी ने भी इतना अच्छा वक्तव्य दिया, और स्वामी दयानंद जी ने जब वेदों का कहा कि बैक टू वेद, अगर वेदों से 4 शब्द निकालने हो, सिर्फ कि सार निकालिए और 4 शब्द निकालिए वेदों से, तो वो शब्द निकलते हैं समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी। समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी। अगर आपने वेद पढ़े और आप में ये 4 शब्द आए नहीं ना, तो आपने वेद पढ़े उसको समझा नहीं। और अगर कुछ समझ भी लिया ना, तो आपने प्रैक्टिस नहीं किया। यदि आप में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आई, समझदारी नहीं आई, वफादारी नहीं आई, ईमानदारी नहीं आई। ये चारों वो गुण हैं जो वेद हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हमको ये करना चाहिए। और दूसरा शब्द जो जुड़ा हुआ है आज के व्याख्यान के लिए, भारतीय ज्ञान परंपरा। तो भारतीय ज्ञान परंपरा भी हमको 2 शब्द और देती है। एक देती है संस्कार, क्योंकि शिक्षक दिवस है। संस्कार की भारतीय ज्ञान परंपरा बहुत बात करती है, क्योंकि शिक्षा से खतरनाक वेपन कोई नहीं है। माननीय रक्षा मंत्री जी को ध्यान होगा, जब दिल्ली विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में आए थे तो उन्होंने 9/11 का उदाहरण दिया था कि वो लोग सब शिक्षित ही तो थे, लेकिन उसके बावजूद जब उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड टावर पे बॉम्ब गिराए, उनको दर्द नहीं आया, उनके मन में कोई भाव नहीं आया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, यानी उनमें संस्कार नहीं था। तो जो शिक्षा है वो बहुत बड़ा वेपन है। अगर वो बेसंस्कारी लोगों के हाथ में आएगा तो उसका बहुत ही खराब यूज मानवता के लिए होगा, और यदि संस्कारी लोगों के हाथ में आएगा तो उसका उपयोग मानवता की सेवा के लिए होगा। इसलिए संस्कार। तो जो टीचर्स हम बैठे हैं, हमारा काम है केवल संस्कार की बात नहीं करना, संस्कार को प्रैक्टिस भी करना, और शिक्षक दिवस पे हमको ऐसा सोचना भी चाहिए। और दूसरा शब्द एक और आता है भारतीय ज्ञान परंपरा में, वो है स्वाध्याय। ये जो मैंने कहा ना 4+2, 4 वेदों के शब्द और 2 ये भारतीय ज्ञान परंपरा के। स्वाध्याय मीन्स सेल्फ लर्निंग, स्वाध्याय मीन्स सेल्फ एजुकेशन। क्योंकि बात क्या है कि एक व्यक्ति को साल में 6 किताबें जरूर पढ़नी चाहिए, एक आम आदमी को पढ़नी चाहिए। तो टीचर्स को 12 तो पढ़नी चाहिए। और अभी अगर मैं आप में से पूछूं कितने लोग हैं जो साल में 12 किताब पढ़ते हो, ईमानदारी से कम हाथ उठेंगे। अगर ईमानदारी से उठाओगे तो 12 किताब नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि हमने सोचा नहीं। पर मेरी आपसे शिक्षक दिवस पर एक प्रार्थना है कि जो जो प्राध्यापक हैं उनको 12 किताबें जरूर पढ़नी चाहिए। अपनी इच्छा की पढ़िए, अपनी समझ से पढ़िए, जो पढ़नी है पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर। क्योंकि एक अमेरिका के एक एंटरप्रेन्योर हुए हैं, बहुत बड़े ऑथर हैं, जिम रोहन। जिम रोहन ने कहा कि फॉर्मल एजुकेशन विल मेक यू लिविंग, फॉर्मल एजुकेशन विल मेक यू ए लिविंग, सेल्फ एजुकेशन विल मेक यू ए फॉर्चून। तो सेल्फ एजुकेशन, स्वाध्याय, सेल्फ लर्निंग, ये बहुत आवश्यक है, जिससे टीचर्स थोड़े दूर हो रहे हैं आजकल। सबने सब्जेक्ट अपने डिसिप्लिन पे कन्फाइन किया, अच्छी बात है, लेकिन वो तो एक लेवल 1 है, लेवल 2, लेवल 3 कैसे करना है ये हमारे ऊपर है। इसीलिए ये आप करें। और दूसरी एक और अमेरिकन राइटर हैं, जिग जिगलर। उन्होंने कहा, टीचर्स के लिए खास लगता है, बाकी के लिए कम लगता है। उन्होंने कहा कि रिच पीपल हैव स्मॉल टीवीज एंड बिग लाइब्रेरीज। जो लोग पैसे वाले लोग हैं, they have small TV and rich libraries, big libraries, and poor people have small libraries and big TVs. हमारे घर में क्या है जरा देखें, बड़े टीवी हैं, कम किताबें हैं, या ज्यादा किताबें हैं, छोटे टीवी हैं? आप विचार कीजिएगा, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। तो दूसरी एक और लास्ट बात है कि शिक्षा में सबसे जो बात है कि बच्चे से हम अपेक्षा करते हैं कि वो खुश रहे। सब चाहते हैं कि सब लोग खुश रहें, लेकिन उस बच्चा खुश रहे कैसे? उसने अपने टीचर्स खुश नहीं देखे। वो बच्चा खुश कैसे रहे जिससे अपेक्षा करते हैं? उसने अपने टीचर्स खुश नहीं देखे, माँ बाप खुश नहीं देखे, पड़ोसी खुश नहीं देखे,
उसने कोई खुश देखे नहीं, क्योंकि शिक्षा में इस पे काम नहीं हुआ। लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा ऐसी अपेक्षा रखती है कि खुश रहना चाहिए, खुश कैसे रहा जाए, परंतु वो उससे एक और आगे बात कहती है कि जीवन की खूबसूरती यह नहीं है कि हम कितने खुश हैं, उससे नेक्स्ट लेवल, जीवन की खूबसूरती ये नहीं है कि हम कितने खुश हैं, पर हमारी वजह से कितने लोग खुश हैं। जीवन की खूबसूरती इसके अंदर है कि हमारी वजह से कितने लोग खुश हैं। तो हम लोग दूसरों के जीवन में परिवर्तन लाएं, खुशी लाएं, अच्छा करने का प्रयास कीजिए। यूनिवर्सल लॉ है कि यदि आप लोगों के लिए अच्छा करते हैं तो आपके लिए अच्छा होता ही है। और एक और ध्यान रखें, जिस कुएं से लोग पानी पीते रहते हैं उसका पानी कभी सूखता नहीं है, और जिस कुएं से लोग पानी पीना बंद कर देते हैं कुएं का पानी सूख जाता है। संसार का ये नियम है। इसीलिए शिक्षक दिवस पर हम इस पर विचार करें और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, तभी हम बच्चों के जीवन को सुखमय बना पाएंगे। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से भारत के माननीय रक्षा मंत्री जी का पुनः स्वागत करता हूं कि आप आए। आपके आने से दिल्ली विश्वविद्यालय का जो मान बढ़ा है, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत आभार। एक बार जोरदार तालियां दिल्ली विश्वविद्यालय के माननीय वाइस चांसलर के लिए। सर को सुनना जैसे एक सुंदर कविता से गुजरना होता है। विज्ञान और तकनीकी के बहुत ही कुशल संगम है आदरणीय वाइस चांसलर सर। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे मध्य बहुत ही युवा, बहुत ही सक्रिय, देश को अन्य रूपों में भी अपनी सेवाएं दे चुके राष्ट्रीय पुस्तक न्यास शिक्षा मंत्रालय के बहुत ही यशस्वी और तेजस्वी निदेशक हमारे मध्य श्रीमान युवराज मलिक जी उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करें। आज का ये कार्यक्रम नेशनल बुक ट्रस्ट के कोलैबोरेशन में आयोजित किया गया है। देश में अच्छे लेखक कैसे बने, अच्छी रचनाकार कैसे बने, उनको उचित मंच कैसे दिया जाए, इसकी दिशा में आप बहुत ही कुशल प्रयास कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय रक्षा मंत्री जी श्री राजनाथ सिंह जी, विशिष्ट अतिथिगण, भाइयों और बहनों, मैं आपका ध्यान 326 बीसी में ले जाना चाहता हूं, जब देश पर आक्रमण हो रहा था, सिकंदर आ चुका था और एक साधारण सा व्यक्ति प्रण लेता है और उस समय के राजा घनानंद के पास जाकर विनती करता है कि महाराज देश की रक्षा करिए। उसका अपमान होता है, तिरस्कार होता है, और वो एक बात उस दरबार से बाहर आते हुए कहता है। वो कहता है, महाराज ठीक है आप देश रक्षा का प्रण नहीं लेते हैं, लेकिन याद रखिए शिक्षक साधारण नहीं होता, उसके गर्भ में प्रलय और निर्माण दोनों फलते हैं। ये काबिलियत है शिक्षक की। उन सब शिक्षकों को, शिक्षा जगत के सभी शिक्षाविदों को मेरा शत शत नमन और शिक्षा दिवस की बहुत बहुत बधाई है। आज के कार्यक्रम की एक बड़ी अच्छी खूबसूरत बात है। अगर हम देखें कि एक बड़ी कहावत है, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, मगर बाकी है नामो निशा हमारा। कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों दूर रहा है दौरे जमा हमारा। ये कुछ बात क्या है? हमने सोचा कभी? ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग या भूगोल नहीं, इस सबसे बड़ी जो कुछ बात है ये है हमारी ज्ञान परंपरा, इंडियन नॉलेज सिस्टम, जिसकी ताकत पे हम दुनिया को कहते थे हम विश्व गुरु हैं। नालंदा अपने ज्योग्राफी के कारण विश्व गुरु नहीं कहलाता था हमारे लिए, वो अपने नॉलेज सिस्टम के कारण जाना गया। ये हमारे देश की ताकत थी और उस ताकत का मूल स्रोत वेद है। इस ताकत को, इस संदेश को महर्षि दयानंद ने दुनिया दूर तक पहुंचाया। आज अगर आप देखेंगे एक विशेष दिन है शिक्षक दिवस पर। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देश के रक्षा मंत्री है और वेदों में शस्त्र और शास्त्र की गरिमा को बिल्कुल संतुलन दिया गया है। एक हाथ में शस्त्र, एक हाथ में शास्त्र। शास्त्र आपको बताते हैं कि शस्त्र कब इस्तेमाल करना है, शस्त्र आपको शास्त्र को सुरक्षित रखने के लिए ताकत प्रदान करते हैं। और आज देश का एक शिक्षक शिक्षा मंत्री है, इससे आदर्श स्थिति कभी हो नहीं सकती। हम सबको इस महत्व को समझना होगा कि शिक्षा कभी साधारण नहीं होता, वो प्रलय भी करता है, निर्माण भी करता है। और उसे निर्माण से हमारे देश की सबसे बड़ी साम्राज्य मौर्य डायनेस्टी की बात निकली थी। आज अगर आप देखेंगे, माननीय रक्षा मंत्री जी एक शिक्षक रहे हैं। इनके कार्यकाल में अगर आप जाएंगे, एक अद्भुत बात हुई थी जो शायद आज अटपटी लगे, क्योंकि आज वो ऐसा नहीं होता है। आपके रेजोल्यूशन के कारण उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में नकलबंदी हुई थी। आप कभी सोचिए वो कितना बड़ा धब्बा था हमारे वैल्यू सिस्टम पे, हमारे संस्कारों पे कितनी बड़ी चोट थी, जिसको इन्होंने रिस्टोर किया। दूसरा,
उनके कार्यकाल में जब वो एक शिक्षक थे, उन्होंने वैदिक मैथमेटिक्स और वैदिक साइंस को जो पोजीशन दिलाई, आज तक शायद किसी ने नहीं किया होगा। किसी संस्कारों के प्रति समर्पण और उनको इंप्लीमेंट करने का रेजोल्यूशन, जब आपके पास पोजीशन हो, उससे आपके कैरेक्टर का पता चलता है, और उस कैरेक्टर से, कैरेक्टर बिल्डिंग से सोसाइटी बिल्डिंग, और सोसाइटी बिल्डिंग से नेशन बिल्डिंग का काम होता है। एक छोटी सी घटना हुई, छोटी सी मैं इसलिए कह रहा हूँ भारत के लिए है, लेकिन दुनिया के लिए बहुत बड़ी है। मानवता की नई उड़ान चंद्रयान ने जब वहाँ कदम रखा, पूरी दुनिया ने भारत की ज्ञान परंपरा का लोहा माना। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं थी। वो साइंटिस्टों को हमें नमन करना चाहिए जिन्होंने हमें चांद तक पहुंचाया, हमें गरिमा दी, लेकिन उसके पीछे हर वो शिक्षक, हर वो संस्थान जिन्होंने उनको गढ़ा, तराशा और वहां तक पहुंचाया, उनको भी इसका श्रेय जाता है। वो आप हैं, वो समाज है। इसके बाद एक और बड़ी घटना हुई। देश के प्रधानमंत्री ने एक छोटी सी बात कही, एक लाइन की, लेकिन उस पर आज तक चर्चा है। द सक्सेस बिलोंग्स टू द एंटायर ह्यूमैनिटी। ये हमारे वैल्यू सिस्टम की जीत थी, वो हमारे नॉलेज सिस्टम की जीत थी। इन दोनों को मिला के एजुकेशन बनती है। एजुकेशन सिर्फ नॉलेज से नहीं बनती है। नॉलेज, स्किल एंड वैल्यूज तीनों पे जब मिश्रण होता है, तब शिक्षा का संचार होता है। और उसकी संचार में जो फाउंडेशन है, जो नींव है, वो वैल्यूज की है, जो सर ने भी बात किया। वैल्यू जितनी स्ट्रांग होगी, इमारत उतनी बुलंद होगी। स्किल पे इमारत नहीं बनती है, वैल्यूज पे बनती है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, छोटी सी एक बात मैं कहूँगा। आज हम लोग G20 मना रहे हैं, जगह जगह पूरा भारत आज कह रहा है वसुधैव कुटुंबकम, दुनिया कह रही है वसुधैव कुटुंबकम। है क्या? ये हमारे संस्कार है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी सभ्यता है, जिसको दुनिया को हमने बताया 1 वर्ल्ड 1 फैमिली 1 फ्यूचर। हम दुनिया को साथ लेने की बात चलते हैं। 10 सिद्धांतों की बात हुई, उसमें एक सिद्धांत ये भी है, वट एवर यू डू इन लाइफ शुड बी डन विद द एम ऑफ द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमैनिटी। दैट इज द आइडिया ऑफ वेदास। ज्ञान शाश्वत है, अमर है। जयशंकर प्रसाद जी ने एक बार कहा था, द वर्ल्ड इज अ लैंड ऑफ ह्यूमंस बट इंडिया इज अ लैंड ऑफ ह्यूमैनिटी। हमें इस मानवतावाद को जीना है, वेदों के इस संस्कार को जीना है और विश्व कल्याण की बात करनी है। दुनिया उलझी हुई है डिबेट में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। हमने 5000 साल पहले प्रकृति और संस्कृति के बैलेंस की बात की थी। 5000 साल पहले हमने विश्व शांति की बात की। आज दुनिया हमारी ओर देख रही है। ये 21वीं सदी ज्ञान की सदी है, और ज्ञान का ब्रह्म सूत्र सिर्फ वेद हैं। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये पूरी दुनिया कहती है। ज्ञान शाश्वत है, वेद शाश्वत है, वेद सनातन है, और जो सनातन है वो अमर भी है और वो चिरायु भी है। इन ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा। कुछ संस्कार जो हमें मिलते हैं, केयरिंग शेयरिंग, सर्वे भवन्तु सुखिनः, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, पितृ देवो भव, मातृ देवो भव, वसुधैव कुटुंबकम, अस्तो मा सद्गमः। क्या है ये? कोई पंच लाइन नहीं है। वेदा अखिलो धर्म मूलम। वेद पूरे दुनिया के धर्म का मूल है। कभी समझने की कोशिश क्या की? हम इन संस्कारों को जीते आए हैं। ये वो हिंदुस्तान है जिन इन संस्कारों को जिया है। जब दुनिया तराई तराई कर रही थी, हिंदुस्तान एक अकेला देश था जिसने आज भी दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों के साथ वैक्सीन मैत्री के माध्यम से दुनिया के कल्याण की बात की। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, अपनी बात को संक्षेप में यहीं ख़त्म करूँगा। मैं यही कहूँगा, हम शिक्षक हैं, हम समाज के आदर्श हैं। लोग हमारी ओर देख रहे हैं कि हम समाज का मार्गदर्शन करेंगे। स्वामी जी ने एक शिक्षक के रूप में वेदों की ज्ञान परंपरा को दुनिया तक पहुंचाया, आर्य समाज के माध्यम से, डीएवी संस्थान के माध्यम से। मैं भी डीएवी का ही प्रोडक्ट हूं, मैं जानता हूं मुझे क्या संस्कार मिले हैं। तो आप भी कोशिश करिए इन परंपराओं को, इस ज्ञान परंपराओं को, उन श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को केवल पढ़े नहीं, जिए। और जीने के लिए जो कमिटमेंट चाहिए, जो नेशन बिल्डिंग है, इट इज़ अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वी शुड believe that we will all make it together, and 2047 India will be a developed nation. I'm very hopeful, and without saying much, I will just say what Chanakya said in 326 BC to Dhananand and Alexander when he was there, Utthisht Bharat. Jai Hind, Jai Bharat. बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय युवराज जी का इस तेजस्वी व्याख्यान के लिए। और अब हम सब जिनकी उस मधुर वाणी, आपकी पीयूष वाणी शब्द को भी धन्य करती, आपकी ये सुंदर वाणी सुनने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। और बीच बीच में आपने देखा होगा कि 2 बार शिक्षा मंत्री शब्द आया आपके लिए। निश्चित रूप से आप उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, और उत्तर प्रदेश आज भी आपको याद करता है शिक्षा के उन क्रांतिकारी बदलावों के लिए। जोरदार तालियां आपके उस कार्यकाल के लिए भी। आपका आना हम सबका सौभाग्य है। 2 पंक्तियां कहूंगा, आपके लिए जितना कहा जाए कम है। जो लिखा हमने अभी तक अन लिखा इससे अधिक है, जो कहा हमने अभी तक अन कहा इससे अधिक है, जो कहा गुना हमने अभी तक अन गुना इससे अधिक है, जो हुआ हमने अभी तक अन छुआ इससे अधिक है, जो पढ़ा हमने अभी तक अन पढ़ा इससे अधिक है। आपके लिए जितना भी कहा जाए कम है। जोरदार तालियां देश के माननीय रक्षा मंत्री जी के लिए।
बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह जी, गेस्ट ऑफ ऑनर 3 युवराज जी मलिक, डायरेक्टर नेशनल बुक ट्रस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आदरणीय अजय शूरी जी, जनरल सेक्रेटरी डीएवी मैनेजमेंट कमेटी, और इस कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर रमा जी, और मिस अलका कक्कर, वाइस प्रिंसिपल हंसराज कॉलेज, डॉक्टर रोमिला रावत विष्ट, कन्वीनर ऑफ द प्रोग्राम, एंड डॉक्टर प्रभांशु ओझा, कन्वीनर ऑफ द प्रोग्राम, और इस सभागार में मौजूद मेरे सभी सम्मानित शिक्षकगण व मेरे प्रिय छात्रों, सबसे पहले तो इस हंसराज कॉलेज के प्रांगण में उपस्थित आप सभी शिक्षकगण, छात्रों को शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं स्वयं भी एक शिक्षक रहा हूं, और ऐसे में आज यदि आप लोगों के बीच यहां पर मैं आया हूं तो रक्षा मंत्री के रूप में नहीं आया हूं, बल्कि मैं एक शिक्षक के रूप में आप सबके बीच यहां पर आया हूं। शिक्षक दिवस पर मैं पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को अपनी तरफ से भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आप जानते हैं श्री राधाकृष्णन जी एक बहुआयामी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। हम सब उन्हें भारत के राष्ट्रपति के तौर पर एक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में तो जानते ही हैं, लेकिन राजनीति के अलावा उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में और दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में एक मेजर कंट्रीब्यूशन दिया है। और मैं मानता हूं कि दर्शन शास्त्र के शिक्षक के रूप में उन्होंने सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी अपना लोहा मनवाया है। जब वह भारत के राष्ट्रपति बने तो वह कोई साधारण क्षण नहीं था। वह समय इसलिए असाधारण था क्योंकि पहली बार फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र का कोई शिक्षक इतने बड़े पद पर पहुंचा था, पहली बार यह हुआ था। और यूरोप के बहुत बड़े दार्शनिक जिनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, प्लेटो, उन्होंने दार्शनिकों को राजा बनना चाहिए, यह बात प्लेटो ने कही थी। यूरोप का तो मुझे नहीं मालूम है कि क्या हुआ, लेकिन भारत में एक दर्शन शास्त्री इस भारत के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गया, और वह शख्सियत थी सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी। साथियों, भारत भूमि यह ऋषियों की भूमि है, रही ही नहीं है, आज भी मैं मानता हूं। अब इस पर मैं चर्चा करूंगा तो बात बहुत दूर तक जाएगी, इसलिए इसको यहीं ड्रॉप करता हूं। लेकिन इन्हीं ऋषियों ने हमारी ज्ञान परंपरा से इस देश में गुरुकुल पद्धति की शुरुआत की थी, और एक ऐसे गुरुकुल पद्धति जिसमें इस राष्ट्र का नेतृत्व करने वाले युवाओं को तैयार किया जाता था, जिसने सदैव राज सत्ताओं का मार्गदर्शन किया है। हमारे यहाँ गुरुओं और विद्वानों का स्थान राजा के स्थान से बराबर ऊपर माना गया है, क्योंकि शिक्षा के इस मंदिर के पुजारी अर्थात गुरु से ही राष्ट्र व संस्कृति दोनों का यह भविष्य तय होता है। स्वरे से पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, जैसा कथन गुरुओं और विद्वानों की व्यापक स्वीकृति और सम्मान का ही यह प्रतीक है, यह मैं मानता हूं। साथियों, हमारे शास्त्रों में तो यहां तक कहा गया है कि यस्य नास्ति गुरोः कृपा तस्य विश्वस्य निवर्तनम, अर्थात जिसके पास गुरु की कृपा नहीं है उसके लिए संसार में कुछ भी नहीं है। और यह बात मैं विश्वविद्यालय में जो कुछ भी सारी गतिविधियां होती हैं जिसे छात्र राजनीति कहा जाता है उसमें भी मैं रहा हूं, लेकिन कभी भी अपने जीवन में मैंने शिक्षकों के प्रति अपनी मर्यादा नहीं तोड़ी है, और इसीलिए मैं बात आपसे कह रहा हूं। और मैं मानता हूं कि जिनके ऊपर गुरु की कृपा नहीं है उसके पास कुछ नहीं है। लोग ये कहते हैं कि गुरु का कृत्य कैसा है, गुरु कैसा है, यह मत देखो। गुरु क्या बोलता है, गुरु आपको क्या उपदेश देता है, इस पर आपको विचार करना चाहिए, और जो अनुकरणीय है उसका अनुकरण भी करना चाहिए। यह भी शाश्वत सत्य है कि किसी व्यक्ति को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ गुरु के अंदर ही होती है। गुरु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, और भारत की विशाल जो गुरु परंपरा
कि इन्हीं वाहकों में अग्रणी थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी, जिनकी स्मृति में व्याख्यान माला का यहां पर ही आयोजन हुआ है। साथियों, भारत के राष्ट्रीय पुनर्जागरण में स्वामी जी का जो योगदान रहा है उसे भुलाया नहीं जा सकता, और जिस पर चर्चा की जाए तो केवल एक दिन में यह चर्चा समाप्त नहीं होगी, कई दिनों का समय इसमें लगेगा। और जैसा कि मैं अभी जिक्र कर रहा था कि गुरु एक प्रकाश पुंज की भांति हमें अंधकार से बाहर निकालने का प्रयास करते हैं, और आज आप 19वीं शताब्दी के उस कालखंड की कल्पना करिए जब भारत ब्रिटिश हुकूमत में अपने सामाजिक, राजनीतिक और साथ ही साथ सांस्कृतिक विसंगतियों से पूरी तरह से यह ग्रस्त था। उस समय की कल्पना करिए कि 9 सालों से गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए भारत में अंधकार कितना घना था। स्वाभाविक है, जब अंधकार इतना घना होगा तो उसके लिए प्रकाश पुंज भी उतना ही तीव्र होना चाहिए। उसके लिए प्रकाश पुंज भी वैसा ही होना चाहिए जो उसे घने अंधेरे को अपनी तीव्रता से मात दे सके। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने उसी प्रकाश पुंज की भूमिका बनाई। उनका सत्यार्थ प्रकाश ऐसा ही प्रकाश पुंज था, और मैं कहूंगा कि आप सबको भी सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना चाहिए जिन्होंने न पढ़ा हो। और इस सत्य प्रकाश जिसकी आभा आज तक भारतीय समाज में पूरी तरह से परिव्याप्त है। स्वामी दयानंद सरस्वती उन गुरुओं में थे जिन्होंने भारत के पुनर्जागरण का शंखनाद किया था। भारतीय पुनर्जागरण की उसी प्रक्रिया में स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित होकर ही महात्मा हंसराज जी ने समाज सेवा को अपने जीवन का एक बहुत बड़ा लक्ष्य बनाया था। साथियों, देश के युवाओं को महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा प्रतिपादित वैदिक शिक्षा में शिक्षित करने के लिए उन्होंने देश में कई डीएवी स्कूल्स की भी स्थापना की थी। और दिल्ली में आज हंसराज कॉलेज उसी महान परंपरा का अनुकरण करते हुए जिस तरह से विद्यार्थियों में चरित्र निर्माण व उनके जीवन को दिशा देने का कार्य कर रहा है, वह निश्चित रूप से स्वामी दयानंद सरस्वती और महात्मा हंसराज जी के जीवन मूल्यों का ही यह प्रतिबिंब है। और मैं समझता हूं कि यदि दिल्ली विश्वविद्यालय भारतीय उच्च शिक्षा जगत का एक मुकुट है, दिल्ली विश्वविद्यालय यदि भारतीय शिक्षा जगत का एक मुकुट है, तो हंसराज कॉलेज उस मुकुट में एक मणि के समान है। और साथियों, यह जो मैं स्पीच तैयार किया हूं उससे नहीं बोल रहा हूं, यह बात मैं बोल रहा हूं हृदय से बोल रहा हूं, क्योंकि ज्यों ही मैं इस सभागार में प्रवेश किया, क्या इस कॉलेज के प्रीमाइस में ज्यों ही मैं प्रवेश किया, मुझे कुछ डिफरेंट वाइब्रेशन इस कॉलेज में मुझे महसूस हुआ, इसलिए मैंने यह बात कही। और मुझे आज बिल्कुल आने की स्थिति में मैं नहीं था, स्वास्थ्य इजाजत नहीं दे रहा था, लेकिन संकल्प लिया मैंने कि मैं शिक्षक हूं, शिक्षक दिवस है, महर्षि दयानंद जी सरस्वती की स्मृति में कार्यक्रम है, इसलिए चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं निश्चित रूप से कार्यक्रम में शिरकत करूंगा। साथियों, जिस समय स्वामी दयानंद जी सरस्वती ने भारतीय समाज में वेदों के प्रति या अपने प्राचीन ज्ञान विज्ञान के प्रति चेतना जागृत करने का उन्होंने कार्य किया, और जिस समय महात्मा हंसराज जी ने डीएवी स्कूल्स के माध्यम से स्वामी जी की शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने का प्रण लिया, वह एक बहुत ही विपरीत समय था। वह एक ऐसा समय था जिसमें भारत गुलामी की बेड़ियों से पूरी तरह से जकड़ा हुआ था, साथ ही साथ भारत की महान ज्ञान परंपरा को भी दोयम दर्जे का समझा जाता था। आप सब तो यह जानते ही होंगे कि कैसे मैकाले ने यह कहकर भारतीय प्राच्य विद्या का अपमान किया था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की केवल एक शेल्फ समूचे भारतीय साहित्य के बराबर है। इस तरीके से अपमान किया था लॉर्ड मैकाले ने। ऐसा कहकर उसने भारतीयों के मन में अपनी प्राचीन विद्या के प्रति, यहां के रहने भारतवासियों के मन में ही अपनी विद्या के प्रति, अपने ज्ञान के प्रति एक भ्रम पैदा करने की कोशिश की थी। यदि उस समय इस भ्रांति को इन महान शिक्षाविदों द्वारा तोड़ा न जाता तो यह भ्रांति देशवासियों के मन में बैठ जाती है। और भ्रांतियों की एक बुरी बात यह होती है कि यदि उन पर समय रहते प्रहार न किया गया है तो एक समय के बाद उन्हें सत्य लोग मान लेते हैं। और मैं कहता हूं कि बहुत लंबे समय तक भारत में कुछ लोग ऐसे थे जो इसको सत्य मानते थे, लेकिन आज वह भ्रम धीरे धीरे टूट रहा है। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी और महात्मा हंसराज ने आर्य समाज और डीएवी कॉलेज के माध्यम से न सिर्फ इस भ्रांति पर प्रहार किया है, बल्कि हमारा राष्ट्रीय वह सांस्कृतिक जो आत्मविश्वास है
उसको भी लौटाया है इन दोनों महापुरुषों ने। साथियों, अब तक मैंने भारतीय ज्ञान परंपरा और उसमें गुरु के महत्व पर आपसे चर्चा की है। यह मैं बोल रहा हूं क्योंकि मुझे विषय दिया गया था, इसलिए अपने को विषय तक ही मैं सीमित कर रहा हूं, उसके बियॉन्ड नहीं जा रहा हूं। अब मैं आपसे शिक्षा और प्रशिक्षण पर भी कुछ बातें यहां पर करना चाहूंगा। मेरे विचार में शिक्षा के 3 पिलर्स होते हैं। पहला शिक्षक, इसके बारे में मैंने आपसे भी बात की है। दूसरा शिक्षार्थी, जैसे आप सब हैं जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तीसरा शिक्षा के ट्रांसमिशन का माध्यम, जो मूलतः पुस्तकें होती हैं, जिस बुक ट्रस्ट के हमारे यहां पर बैठे हुए हैं चेयरमैन हमारे मलिक जी, युवराज जी। साथियों, किताबें ज्ञान का महत्वपूर्ण माध्यम होती हैं और किताबों के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान का हस्तांतरण भी होता है। इसलिए किताबों का छपना मानव इतिहास की सबसे क्रांतिकारी घटनाओं में से एक मानी गई है। आप प्राचीन इतिहास के पन्नों को पलट कर देखिए तो ये सारी जो क्रांतिकारी घटनाएं रही हैं इतिहास की, उनमें से यह प्रमुख मानी गई है। जब प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत गुटेनबर्ग ने की थी तो उससे यूरोप के पुनर्जागरण को और बल मिला था। और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी अनेक किताबों और पत्रिकाओं ने स्वतंत्रता संग्राम को गति दी थी, स्वतंत्रता संग्राम को एक धार देने का काम किया था। एक प्रसिद्ध अमेरिकी साहित्यकार बारबरा टचमैन तो यह भी कहती हैं कि बुक्स आर द कैरियर्स ऑफ सिविलाइजेशन, बुक्स आर द कैरियर्स ऑफ द सिविलाइजेशन, विदाउट बुक्स हिस्ट्री इज साइलेंट, लिटरेचर इज डम, साइंस इज क्रिपल्ड थ्रू आउट एंड स्पेकुलेशन एट ए स्टैंड स्टिल। अर्थात पुस्तकें सभ्यता की यह वाहक होती हैं। पुस्तकों के बिना इतिहास मौन है, साहित्य गूंगा है, विज्ञान पंगु है, विचार और अटकलें रुकी हुई हैं। पुस्तकों के बिना सभ्यता का विकास ही असंभव होता है। साथियों, जो किताबें पहले भोजपत्रों पर लिखी जाती थीं, उन किताबों ने आज एक बहुत लंबी यात्रा तय की है और उन भोजपत्रों से निकलकर आपके बुक सेल्फ से होते हुए आपके मोबाइल तक में इन्होंने जगह बना ली है। किताब भी हमारे लिए गुरु के समान है। और भारत की बात यदि मैं करूं तो हम देखते हैं कि वेदों, उपनिषदों और प्राचीन शास्त्रों ने किस प्रकार से पुस्तकों के रूप में भारतीय संस्कृति रूपी रथ के लिए एक सारथी की भूमिका निभाई है। आप पश्चिम में देखें तो यही पाएंगे कि ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट ने वहां पर सभ्यता के निर्माण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और मध्य पूर्व में ठीक वही भूमिका कुरान शरीफ ने निभाई। भारत में भी मध्यकाल में एक ऐसी ही पुस्तक देखने को मिली जिसे श्री रामचरितमानस के रूप में जाना जाता है। वह मध्यकाल का समय था। वह मध्यकाल का समय था जब भारत की सनातन चेतना कई आक्रमणकारियों के आघात को झेलकर सुसुप्त अवस्था में जा चुकी थी। जब भारतीय संस्कृति पर इतना गहरा कोहरा छा गया था, तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम के चरित्र को श्री रामचरितमानस के रूप में उतारकर भारतीय समाज को एक उन्होंने प्रेरणा दी कि राम के चरित्र को जीवन में उतारकर ही इस कोहरे से पार पाया जा सकता है। जैसा मैंने पहले कहा कि किताबें ज्ञान की ट्रांसमिशन के माध्यम होती हैं, लेकिन कुछ किताबें ऐसी भी होती हैं जो अपने आप में ही संपूर्ण होती हैं। यह किसी नॉलेज ट्रांसमिशन का माध्यम भरी नहीं होती हैं, बल्कि नॉलेज का यह सोर्स भी होती हैं। वह सभ्यताओं के उद्गम का आधार होती हैं। सभ्यताओं की यात्रा उन पुस्तकों के इर्द गिर्द होती है और आप में से शायद कई लोग समझ गए होंगे कि मैं वेदों की बात कर रहा हूं। आप में से कई लोग इतिहास और दर्शन शास्त्र में रुचि रखते होंगे, ऐसा मैं मानता हूं। तो जानते होंगे कि वेद शब्द संस्कृत के मूल धातु विद शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है जानना। कई लोग वेद को अपौरुषेय व देवकृत भी मानते हैं, जिसका अर्थ हुआ कि वेदों को किसी पुरुष या देवता द्वारा लिखा नहीं गया है, बल्कि यह श्रुति या स्मृति के माध्यम से सुनाए ज्ञान पर पूरी तरह से आधारित है। साथियों, आजकल तो किताबें पीडीएफ के रूप में भी आ जाती हैं। आज किताबों का स्वरूप कंप्यूटर के बाइट्स या फिर कहें तो मदरबोर्ड के इलेक्ट्रिक सिग्नल हैं, लेकिन किताबों का एक दूसरा स्वरूप पन्नों पर स्याही के रूप में भी हमको मिलता है, जिससे एक प्रकार का अंतरंग रिश्ता स्वाभाविक रूप से हुआ करता था। कई लोगों को तो कागजी किताबों की खुशबू से एक अलग किस्म का लगाव होता था।
उसे थोड़ा सा और पहले जाएं तो किताबें भोजपत्रों पर लिखी जाती थीं। अगर कागज पर लिखी हुई किताबों पर अपनापन नजर आता था तो भोजपत्र व बेलपत्रों पर लिखी हुई किताबों में एक समाज की तपस्या नजर आती थी। साथियों, जहां ऋषि और मुनियों ने समाज के ज्ञान को संजोकर रखने के लिए उसे भोजपत्रों पर उतारने का काम किया, वह समय था जब किताबों की दूसरी कॉपी बनाने में सालों साल लग जाया करते थे। लेकिन उन किताबों से भी पहले ओरल ट्रेडिशन होने के नाते वेद हमारे समाज के मस्तिष्क में थे, हमारी आस्था में थे। कई वर्षों की श्रवण परंपरा से वेद भारतीय समाज की आत्मा में रच बस गए थे। साथियों, ये वेद ही थे जिन्होंने न सिर्फ ज्ञान के प्रकाश पुंज के रूप में काम किया है, बल्कि विधि विधान और सामाजिक नियमों के रूप भी भारत की संस्कृति का इन्हीं वेदों ने ही मार्गदर्शन किया है। वेदों में धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ भौतिक व सामाजिक ज्ञान भी था कि समाज किस प्रकार के नियमों से संचालित होगा तथा किस प्रकार के नियमों का पालन करेगा, भौतिक वस्तुओं का भी कैसे उपभोग किया जा सकता है। इन सब सारी चीजों का ज्ञान हमको वेदों में प्राप्त होता है। हम सभी बोलचाल की भाषा में यह कहते रहते हैं साथियों कि भारत की संस्कृति बहुत पुरानी है और इस संस्कृति पर न जाने कितने आक्रमण हुए, फिर भी हम पूरे गर्व के साथ आज भी सरवाइव कर रहे हैं। लेकिन क्या कभी हमने यह सोचा है कि इस संस्कृति का आधार क्या है? आखिर इतनी विशाल संस्कृति यह विकसित कैसे हुई है? जब हम इन प्रश्नों की गहराई में उतरते हैं तो हमें इसका आभास होता है कि जिसे हम भारतीय संस्कृति के नाम से जानते हैं, उसका आधार हमें वेदों द्वारा निर्धारित सामाजिक नियमों व सांस्कृतिक विधानों में मिलता है, वेदों में वर्णित विज्ञान गणित आदि में मिलता है। इसी प्रकार और दृष्टियों से भी वेदों का महत्व देखा जा सकता है। साथियों, उदाहरण के लिए वेद बहुत सारी गणितीय अवधारणाओं का भी उल्लेख करते हैं, इसलिए यह माना जा सकता है कि एक विज्ञान के रूप में गणित भी वैदिक काल में अस्तित्व में आया था। आप शुल्ब सूत्र का उदाहरण देख सकते हैं, जिसने पाइथागोरस थ्योरम के आने से कहीं बहुत पहले ज्योमेट्री के दृष्टिकोण को पूरी दुनिया के सम्मुख पेश कर दिया था। वेद साथियों, यह ज्ञान का भंडार है और इस देश में सैकड़ों वर्षों की गुलामी और पश्चिमी प्रभाव ने वेद को नकारने का बराबर काम किया है। ऋग्वेद में लिखा है, अत्राह गोरमन्वत नाम तपस्तुरपीच्यम इत्था चंद्रमसो गृहे। इसका अर्थ है कि चंद्रमा के पास अपनी रोशनी नहीं है बल्कि सूर्य से रोशनी लेता है। यह बात ऋग्वेद में लिखी है, जिसकी खोज वैज्ञानिकों ने बहुत बाद में जाकर की थी। यह है भारतीय ज्ञान वेदों में। मोशन ऑफ अर्थ से लेकर ग्रेविटेशनल फोर्स से जुड़े ये सारे तथ्य यदि कहीं पर पाए जाते हैं तो ऋग्वेद में पाए जाते हैं। वैदिक मैथमेटिक्स वेदों का विश्व प्रगति में योगदान का एक और उदाहरण है। वैदिक मैथमेटिक्स का वर्ल्ड प्रोग्रेस में बहुत बड़ा योगदान है, जिसकी प्रासंगिकता, जिसका रेलेवेंस मैं मानता हूं कि आज भी बनी हुई है। साथियों, वैदिक संस्कृत की मदद से जो मैथमेटिक्स में प्रोग्रेस हुई, उसके बिना आधुनिक युग के बहुत से आविष्कार किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं थे। पूरे विश्व में गिनती करना तब सरल हुआ जब भारतीय अंकों से पूरी दुनिया का परिचय हुआ। दुनिया को नहीं मालूम था अंकों के बारे में, उसे वे अरबिक नंबर बोलते थे, क्योंकि उनके यहां यह जो पहुंचा था वह अरब के रास्ते से पहुंचा था, इसलिए उसको अरबिक नंबर बोलते थे। जबकि अरबी लोग इन नंबर्स को भारतीय कहकर पुकारते थे और वे कहते थे कि यह अल अरकान अल हिंदू हैं, और मैथ को हिंदी सत्य यानी इंडियन आर्ट कहकर वह बुलाते थे। शून्य भी वैदिक गणना का ही यह हिस्सा है। इसके बारे में कई बार आपने इस पीछे सुनी भी होंगी। सुलभ सूत्र में वैदिक मैथ के सूत्र हैं, जिसको कई वर्ष ईसा पूर्व माना गया है, मगर गुलामी के चलते हम यह भूल गए। और शिक्षा साथियों, सच में मुझे गर्व है कि गर्व नहीं, गौरव है। गर्व और गौरव में अंतर होता है। गर्व से अहंकार की बू आती है। मुझे गौरव है, अल्पकाल तक ही शिक्षा मंत्री रहते हुए मुझे वैदिक मैथमेटिक्स लाने का अवसर प्राप्त हुआ था और मैंने दो प्रश्न वैदिक सिस्टम से सॉल्व करना यह अनिवार्य कर दिया था। और उस समय सारे हमारे टीचर्स की भी प्रॉपर ट्रेनिंग भी हो गई थी।
लेकिन बाद में आने वाली सरकार ने पता नहीं वोट बैंक की पॉलिटिक्स कारण रहा होगा सबसे बड़ा, उसको पूरी तरह से कोर्स के बाहर कर दिया। आयुर्वेद की बात यदि हम करें तो वो अभी अथर्ववेद में है, ये आप सबको जानकारी है। और आज आयुर्वेद की लोकप्रियता भारत तक ही सीमित नहीं है, दुनिया के दूसरे देशों में भी आयुर्वेद के प्रति लोगों का आकर्षण तेजी के साथ बढ़ा है। इसी अथर्ववेद में स्किज़ोफ्रेनिया और अलग अलग तरीके से फोबियास का जिक्र है, जिस पर आज भी मनोचिकित्सक शोध कर रहे हैं। साथियों, मतलब वेदों में ऐसा बहुत कुछ छिपा हुआ है जिस पर आज नए ढंग से शोध करने की, रिसर्च करने की आवश्यकता है। मैंने अभी किसी पोर्टल पर इसरो के चेयरमैन यश सोमनाथ का नाम तो इस समय बहुत ही चर्चा में, करिश्माई काम किया है उनके नेतृत्व में हमारे वैज्ञानिकों ने। एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा था कि जिसमें उन्होंने कहा था कि एलजेब्रा, स्क्वायर रूट्स, concepts of time, architecture, the structure of the universe, metallurgy, even aviation, were first found in the Vedas, traveled to Europe through Arab countries, and were subsequently posited as discoveries of the scientists of the Western world. साथियों, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में और अधिक बात करूं तो मैथ्स के अनेक फील्ड्स के ओरिजिन आप हमारे वेदों में देख सकते हैं। वेदों में इन फील्ड्स के ओरिजिन का होना इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन काल में ही, खासकर वैदिक काल से, हमारा देश गणितीय विचारों में बराबर अग्रणी रहा है। अनेक विद्वान यह मानते हैं कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की थियरी वैदिक छंदों में ही यह निहित है। इसी तरह आप पाएंगे कि ऋग्वेद में गेम ऑफ डाइस का उल्लेख मिलता है, जिसमें थियरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, यहां पर जो मैथमेटिक्स के और फिजिक्स के छात्र होंगे थियरी ऑफ प्रोबेबिलिटी के बारे में जानते होंगे, थियरी ऑफ प्रोबेबिलिटी के संकेत के रूप में इसे गेम ऑफ डाइस जिसका उल्लेख हुआ है उसको हम देख सकते हैं। इतना ही नहीं, डेसिमल प्लेस वैल्यू सिस्टम की अवधारणा भी वेदों में पाई जाने की बात भी हमारे यहां कही गई है। साथियों, इस देश में कई दायित्वों का मैंने निर्वहन किया है और वर्तमान में रक्षा मंत्री के रूप में देश को अपनी सेवाएं दे रहा हूं, पर मुझसे यदि कभी पूछा जाए कि मेरी अब तक की उपलब्धियां क्या क्या रही हैं, तो उनमें मेरी जो अचीवमेंट्स होंगी उनमें एक अचीवमेंट यह भी होगा कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा मंत्री रहते हुए वहां के पाठ्यक्रमों में मैंने वैदिक मैथमेटिक्स को शामिल कराया था। यहां पर आपके सामने नकल रोकने की बात की गई थी, वो कदम बहुत ही कठोर था। जहां पर उत्तर प्रदेश में रिजल्ट्स मोर देन 70%, 75%, 80% आया करते थे, और जिस समय मैंने एंटी कॉपिंग ऑर्डिनेंस लाया था, नकल रोकने का कानून लाया था, उस समय रिजल्ट 14% आए थे। 14%, 14% आए थे। यह हालत थी शिक्षा जगत की। वैदिक गणित की क्या महत्ता है, इस पर बात करने की मैं समझता हूं कि बहुत आवश्यकता नहीं है। वैदिक मैथमेटिक्स तो आज लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी पढ़ाई जाती है, लेकिन दुर्भाग्य है कि भारत में जिस प्रकार से इस पर की शिक्षा दी जानी चाहिए, मैं तो वाइस चांसलर साहब से कहूंगा, डॉक्टर योगेश सिंह जी से, कृपया इस दृष्टि से वो पहल करें कि दिल्ली विश्वविद्यालय में भी इसे प्रारंभ किया जाए। और साथियों, रिसर्चेज बताती हैं कि यह न केवल कैलकुलेशन के लिए बल्कि बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए भी यह बहुत ही उपयोगी है। और हमारे वेद इन्हीं सब सारी विद्याओं के, इन्हीं प्रकार के सारे ज्ञानों के आधार हैं। मित्रों, चिकित्सा के क्षेत्र में भी वेदों का बहुत बड़ा योगदान है। जो लोग मेडिकल सेक्टर से परिचित होंगे वह जानते होंगे कि जो चरक संहिता मेडिकल सेक्टर के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, उस चरक संहिता के श्लोक के अनुसार चिकित्सक अथर्ववेद के प्रति अपनी निष्ठा रखते हैं। वेदों का पूरी भारतीय संस्कृति पर जो प्रभाव है उसे देखकर ही मैंने आपसे यह जिक्र किया है कि भारतीय संस्कृति का आधार ही है वेद। और मैं आपके सामने एक अच्छी खासी संख्या यहां पर देश के कर्णधारों की देख रहा हूं, यानी आप सब छात्रों की देख रहा हूं। मैं आप जैसे युवाओं से हमेशा संस्कार की बात करता हूं और आपको भी भारतीय ज्ञान परंपरा से विशेष रूप से सीखने की जरूरत है। और यह हमारी ज्ञान परंपरा ही है
जो हमें इच्छाओं पर नहीं बल्कि कर्मों पर ध्यान देने की शिक्षा देती है। इसलिए एक उदाहरण से आप लोगों के सामने यह बात मैं रखना चाहूंगा। मित्रों, एक तो मैं कहना चाहूंगा, जीवन में मर्यादाओं का अतिक्रमण मत करना। दुश्मन के साथ भी मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। दुश्मन के साथ भी मर्यादाओं का पालन करना चाहिए, मर्यादाओं को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। और साथ ही साथ जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षी भी नहीं होना चाहिए। लोग ये कहते हैं जब महत्वाकांक्षा नहीं होगी तो हम अपने जीवन में बड़े से किसी लक्ष्य को हम कैसे हासिल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी बहुत सारी ऐसी इच्छाएं होती हैं, हम जीवन में इस पद को हासिल कर लें, इस पद को हासिल कर लें, ये कर लें, वो कर लें, बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। जो कुछ भी करना, यदि मन में महत्वाकांक्षा भी पैदा होती है तो होने देना, लेकिन जीवन में कभी छोटे मन से मत काम करना। मेरे छात्रों, मेरे बच्चों, मैं कहना चाहूंगा, जीवन में कभी छोटे मन से काम नहीं करना। हमारे अटल जी कहा करते थे, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता। और जो जितना ही बड़े मन का होगा उसे उतने ही सुख की प्राप्ति होगी, उतने ही आनंद की प्राप्ति होगी और उसे अपने जीवन में परमानंद की भी प्राप्ति हो सकती है, जिसका मन जितना बड़ा होगा। मैथमेटिकल इक्वेशन में जिसे कहना हो तो मैं कह सकता हूं कि सर्कमफरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सुख। सर्कमफरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आनंद। सर्कमफरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परमानंद। और कुछ मैथमेटिक्स के माध्यम से कुछ उदाहरण मैं और बहुत सारे आपको मैं देता, लेकिन अब बात लंबी हो जाएगी। इसलिए यहीं पर इस बात को रोकते हुए वेदों की ऋचाओं के संबंध में जरूर कहना चाहूंगा, इसमें ज्ञान मित्रों अनंत ज्ञान निहित है और वेदों की शिक्षाएं सिर्फ मानव के लिए ही नहीं बल्कि सृष्टि के समस्त जीवधारियों के लिए भी उपयोगी हैं। इसीलिए तो हमारे यहां कहा गया है, इसीलिए तो हमारे ऋषियों और मनीषियों ने कहा, यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो जड़ में है वही चेतन में है, जो सूक्ष्म में है वही विवर्त में है, जो मेरे में है वही तेरे में है। इसी ज्ञान के कारण कहा। यहां मैं समस्त जीवधारियों का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वेदों में मानव के कल्याण की बात तो है ही, साथ ही साथ प्रकृति के हर तत्व को वेदों में एक देवता के रूप में देखा गया है। आपको दुनिया में शायद ही ऐसी कोई संस्कृति मिले जिसमें वृक्षों, नदियों, पहाड़ों, यहां तक कि जीव जंतुओं में भी हम देवता का वास देखते हैं। क्या है हमारा भारत? यानी जिसमें माताएं अपने किचन में बैठकर आटा गूंथती हैं, चींटी गुजरती है, थाली से आटा निकालकर उसके सामने डाल देती हैं, उस चींटी के भी दीर्घजीवी होने की कामना करती हैं। और इतना ही नहीं, नाग पंचमी के दिन क्या है हमारा भारत, कैसे बड़े मन के हमारे भारतवासी हैं कि जिस काले नाग के काट लेने के बाद मरने की पक्की गारंटी होती है, उसको भी गाय का शुद्ध दूध पिलाकर उसके दीर्घजीवी होने की कामना करते हैं। यह है हमारा भारत। एक कुटुंब की भावना हमारे यहां रही है। दुनिया के अन्य किसी देश ने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश नहीं दिया है। द होल वर्ल्ड ये फैमिली है। यह मैसेज यदि कहीं से गया है तो केवल और केवल भारत देश की धरती से गया है। साथियों, मेरे अनुसार वेदों की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वह है उनकी लॉन्जेविटी, यानी उनकी सनातनता। जिस सनातनता पर इसमें चोट कुछ लोगों के द्वारा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। सनातन है क्या? जो नित्य नूतन है, चिर पुरातन है, वही सनातन है। अब इस विस्तार में नहीं आऊंगा। पीढ़ियां बदली, शताब्दियां बदली, सहस्त्राब्दियां बदली, लेकिन वेद आज भी प्रासंगिक हैं। कुछ ऐसी चुनौतियां भी हैं जिसका आज मनुष्य सामना कर रहा है और उनके समाधान के लिए प्रयास कर रहा है, और उन चुनौतियों का समाधान पहले से ही वेदों में उल्लिखित है। इनमें से एक का उदाहरण मैं आपको यहां देना चाहूंगा। जिस प्रकार पूरी दुनिया आजकल जलवायु परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और जलवायु परिवर्तन को लेकर सारा विश्व इसमें चिंतित है, उसके लिए हर जगह समाधान के लिए वृक्षारोपण का प्रयास किया जा रहा है। हमारे देश में भी वृक्षारोपण के प्रति आग्रह बढ़ा है। इसका समाधान ऋग्वेद में हमें दिखाई देता है। ऋग्वेद में भी वृक्षारोपण का उल्लेख करते हुए यह कहा गया है, दे 10 कूप समावपी देशवापी समहर्द्रह 10 हृदय समपुत्रो 10 पुत्रो समूह द्रमुः। अर्थात 10 कुएं के बराबर एक बावड़ी होती है, 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी होती है और 10 बावड़ियों के बराबर एक तालाब होता है।
अब 10 तालाबों के बराबर एक पुत्र और 10 पुत्रों के बराबर आज वृक्ष होता है। जो लोग आज सोच रहे हैं, हजारों साल पहले हमारे देश के ऋषि और मनीषियों ने यह सोचा था और उन्होंने यह संदेश दिया था। कितने दूरदृष्टा थे, भविष्य दृष्टा थे, इसकी कल्पना करिए। यह श्लोक बताता है कि मानव के लिए जलाशय या तालाब जैसे जल स्रोत कितने महत्वपूर्ण होते हैं, उन्हें पुत्र से भी बढ़कर समझना चाहिए। यह बताता है जल और जल स्रोतों के प्रति हमारी कितनी अंतरंगता है। इस प्रकार के ऐसे अनेक श्लोक हैं जो वेदों में उपस्थित हैं और वर्तमान समय में उन श्लोकों के माध्यम से वर्तमान समय की चुनौतियों का सामना किया जा सकता है और उस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो वेदों में जातिगत व्यवस्था मिलने का आरोप लगाते हैं। ऐसे लोग ना तो वेदों को अच्छी तरह से जानते हैं और न ही उन्होंने कभी वेदों का अच्छी तरह से कभी अध्ययन किया है। वेद भारत की उस प्राचीन ज्ञान परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं मेरे मित्रों, जिसमें जात के आधार पर नहीं बल्कि कर्म के आधार पर वर्णों का उल्लेख है। एक ही परिवार में कई वर्ण के लोग हो सकते हैं। वेद तो उस विचार का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें जन्म के आधार पर नहीं बल्कि कर्म या गुण के आधार पर वर्ण व्यवस्था को देखा गया है। और ऋग्वेद में तो एक कृतिकार के माध्यम से एक जगह यह भी लिखा है। अब वो श्लोक है इसलिए मैं उसको आपके सामने नहीं बोलूंगा क्योंकि सबकी समझ में आना और हमारे लिए पढ़ना भी बहुत कठिन है। मैं कवि हूं, श्लोक का अर्थ है मैं कवि हूं और अपनी आजीविका के लिए कविताई करता हूं। मेरे पिता एक वैद्य हैं, मेरी माता आजीविका के लिए अनाज पीसने का काम करती हैं। पूरा श्लोक तो और अधिक विस्तृत है पर उसका भाव यह है कि हम एक ही परिवार के सदस्य होते हुए भी अलग अलग कर्मों का प्रतिनिधित्व करते हुए अलग अलग जाति वाले हैं। एक ही परिवार में जातिगत भेदभाव का कहीं प्रश्न ही नहीं था हमारे प्राचीन भारत में। ऋग्वेद का यह श्लोक बताता है कि वेदों ने हमेशा एक ऐसे समाज की रचना का प्रयास किया है यहां किसी प्रकार का भेदभाव न हो और वेदों ने हमेशा कर्म को ही यह प्रधानता दी गई है। साथियों, वेदों से इतर भारत के अन्य प्राचीन शास्त्र भी कर्म को बहुत महत्व देते हैं। निष्काम कर्म तो भारतीय ज्ञान परंपरा का एक ऐसा उपदेश है जिससे पूरी दुनिया प्रभावित है। जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया कि भारतीय ज्ञान परंपरा हमें कर्म सिद्धांत की ओर ले जाता है और सबको उनके कर्मों के अनुसार ही फल भी मिलता है। आप रावण को देख लीजिए, वो उस लंका का राजा था जो लंका उस समय दुनिया की सबसे संपन्न राज्यों में था। प्रश्न कर्म का था, क्या हुआ, कैसे हुआ, कितनी बड़ी विशाल सेना थी, उसके विस्तार में भी आप सबके सामने नहीं आना चाहूंगा। मैं समझता हूं कि संकेत में ही आप हमारी बात को समझे होंगे। साथियों, कई बार भारतीय ज्ञान परंपरा और वेद जनित चिंताधारा पर यह आरोप लगाया जाता है। कई बार हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा और वेद जनित चिंताधारा पर यह आरोप लगाया जाता है कि यहां समता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा पर अपेक्षाकृत जितना गंभीर विचार होना चाहिए वो नहीं किया गया। यह अवधारणा यहां अगर यहां पहुंची है तो वेस्टर्न रेनेसां यानी पाश्चात्य पुनर्जागरण अथवा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के माध्यम से हमारे यहां पहुंची है। यह भी हमारे बच्चों को पहले भी पढ़ाया जाता था। मैं समझता हूं न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होने के बाद अब शायद पाठ्य पुस्तकों में वह नहीं होगा और मैं मानता हूं कि यह बात बिल्कुल सही नहीं है। इसे पूरी तरह से मैं खारिज करता हूं। और यह जरूर है कि दुनिया के अनेक देशों की तरह भारत भी इन इवेंट से प्रभावित हुआ है और उनसे हमने सीख ली, पर समता और समानता की अवधारणा इनके बहुत पहले से बड़ी गंभीरता के साथ हमारे प्राचीन ग्रंथों में विद्यमान है। बल्कि उससे कहीं आगे बढ़ते हुए साथियों, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि वेस्ट में तो मानव के बीच समता, समानता और बंधुत्व पर बात की गई है, पर हमारे देश में तो मानव के साथ साथ अन्य प्राणियों, जीव जंतुओं और जड़ चेतन तक के बीच समानता और उनके कल्याण की बात की गई। इतना अंतर। समस्त प्राणियों, चर अचर में ईश्वर के अंश होने का संदेश अगर दुनिया में कहीं से गया है तो केवल और केवल हमारे और आपके देश भारत की धरती से गया है। और मैंने बताया कि वसुधैव कुटुंबकम यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जिसका उदाहरण मैंने आप सबको दिया है। साथियों, समानता की अवधारणा हमारे आदि ग्रंथों में किस तरह व्याप्त है यह मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। अखंड मंडलाकारम व्याप्त एवं चराचरम कहकर इस देश में कण कण में ईश्वर की संकल्पना इसीलिए की गई है ताकि मानव का मानव से नहीं बल्कि सृष्टि के सभी अंगों के साथ तादात्म्य स्थापित हो सके।
वेदों में मानवीय समानता और बंधुत्व की भावना को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ऋग्वेद तो यहां तक कहते हैं अज्येष्ठासो अज्येष्ठासो अकनिष्ठा एते संग भ्रातरो, यानी न कोई ज्येष्ठ यानी बड़ा है न कोई कनिष्ठ यानी छोटा है, सभी भ्रातृभाव से आगे बढ़ें और प्राणी मात्र के प्रति समानता का इससे बड़ा भाव और कहां मिल सकता है। समानता का यह भाव, यही समानता का भाव मैं समझता हूं कि आर्य समाज का प्राण है। और इसी प्रकार डेमोक्रेसी की यदि बात करें, इसी प्रकार डेमोक्रेसी की बात करें तो इसे वेस्ट द्वारा दुनिया को दी गई एक शासन पद्धति माना जाता है कि डेमोक्रेसी तो दुनिया के दूसरे देशों से आई है। पर हम वेदों के अध्ययन करें तो पाएंगे कि वहां पर हमें इसके मूल ही दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन उस समय भी किस प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था, हेल्दी डेमोक्रेसी से कहते हैं, उस समय थी, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। वैदिक काल में भी हमें सभा समिति जैसी व्यवस्थाएं देखने को मिलती थी, जो मूलतः आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था की ही एक स्वरूप थी। ये समाज विशेष की रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज हुआ करती थी। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, और ये संस्थाएं राजा की गतिविधियों पर ध्यान रखती थी। राजा के ऊपर भी नियंत्रण रखने की हमारे यहां व्यवस्था है, और शासक अथवा राजा समिति की बैठकों में भाग लेता था, और समिति में राज्य की समस्याओं पर वाद विवाद भी होता था। और इस प्रकार डेमोक्रेसी के सूत्र भी हमें वेदों में पूरी तरह से दिखाई देते हैं। साथियों, नारी मुक्त की बात की जाती है। नारी मुक्त के बारे में भी यह कहा जाता है कि यह वेस्ट से मिला हुआ कंसेप्ट है। नारी, हमारे यहां तो कहा गया है यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते तत्र देवाः रमन्ते, पहले से ये बात चली आ रही है। पर हमारे वेदों में विमेन एम्पावरमेंट को कि बहुत सारे महत्वपूर्ण सूत्र मिलेंगे। वह सूत्र भी मैं आपको दे सकता हूं, उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। और वैदिक काल में पुरुषों की तरह स्त्रियों को भी धार्मिक कार्य करने का अधिकार था, और नारियों के अधिकार पुरुषों से किसी मामले में कम नहीं थे। वेदकालीन अनेक ऐसी भी नारियों को उदाहरण मिलते हैं, और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह भ्रांति पैदा करने की कोशिश की जाती है कि वैदिक काल में नारियों को दोयम दर्जे का समझा जाता था। वेदकालीन अनेक ऐसी भी नारियों को उदाहरण यहां मिलते हैं जिन्होंने ऋषियों और द्रष्टाओं की तरह ऋचाएं भी रची थी। इसमें गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा, अपाला आदि के नाम ये विशेष रूप से उल्लेखनीय है। स्त्री एवं पुरुष के सामाजिक और धार्मिक अधिकारों में कोई बहुत अंतर नहीं था। इसलिए साथियों, हमें स्वामी दयानंद सरस्वती के वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती के वेदों की ओर लौटो कि उस उपदेश पर विचार करना होगा, और वर्तमान जीवन के अनुरूप वेदों की नई नई हमें व्याख्याएं करनी होगी। और वह व्याख्या यदि कोई कर सकता है तो आप जैसे छात्र कर सकते हैं, आप जैसे नौजवान कर सकते हैं। वेदों की ज्ञान की नए सिरे से व्याख्या करने की जरूरत है, जिससे समाज को और सकारात्मकता मिले। हालांकि अनेक ऐसे काम मेरी जानकारी में हुए हैं, आज भी हो रहे हैं, पर हमें इसे और बड़े स्तर पर करने की जरूरत है, और हमें वेदों को लेकर भी अपने नजरियों को बदलने की भी आवश्यकता है। अर्थात वे अब हमारे लिए सिर्फ अध्ययन के ही नहीं बल्कि शोध के यानी रिसर्च के भी विषय होने चाहिए। और हम सब देखते हैं कि दुनिया भर के विभिन्न स्थानों में अलग अलग विषयों पर वेदों से ज्ञान अर्जित किया जा रहा है। तो क्या हम सभी भारतीय इस पर शोध करके इसमें से वर्तमान समय के अनुकूल कुछ तत्व नहीं निकाल सकते? जैसा कि अथर्ववेद में लिखा भी हुआ है, विप्रारितस्य वाहसा, विप्रारितस्य वाहसा, अर्थात ज्ञानी ही सत्य के प्रचारक होते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी इसी बात पर विचार करेंगे कि कैसे वेदों पर शोध को बढ़ाया जाए और उसके ज्ञान को आधुनिक समाज के विकास में प्रयोग किया जाए। सही मायने में यही स्वामी दयानंद सरस्वती और महात्मा हंसराज की सिद्धांतों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और जब हम वेदों के ज्ञान के अथाह समुद्र का मंथन करेंगे साथियों, और उसके अमृत से भारत समेत पूरी मानवता को लाभान्वित करेंगे, और कृण्वन्तो विश्वमार्यम यानी यह विश्व श्रेष्ठ बने, ये कथन को हम चरितार्थ करेंगे, उसी में हमारे जीवन की सार्थकता है। इसी के साथ मैं पुनः एक बार शिक्षक दिवस के अवसर पर आप सबको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए और सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, और यह भी कामना करते हुए ईश्वर से कि परमात्मा आपके अंदर वह योग्यता दे, क्षमता दे, वह प्रतिभा दे, ताकि भारत को
फिर से विश्व गुरु के पद पर आप आसीन कर सकेंगे। मैं समझता हूं महर्षि दयानंद की मुराद पूरी होगी। थैंक यू। हम सब अपने स्थान से खड़े होकर माननीय रक्षा मंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें जोरदार करतल ध्वनि के साथ। ज्ञान कितना सुंदर होता है, ज्ञान कितना दिव्य होता है। एक एक शब्द उपंक्ति है कि हमने उनको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी दो आंखों से कितना देखा जा सकता था। जोरदार तालियां माननीय रक्षा मंत्री जी के लिए। उनको सुनना ज्ञान कितनी सुंदर दुनिया में गोते लगाने जैसा था। हम सबका सौभाग्य